अंतरिक्ष दोस्तों बहुत ही रहस्यमय है अंतरिक्ष, और इसे जानने के लिए हम प्रतिदिन अनेक प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है यहाँ पर एक गगनयान मिशन। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे कि गगनयान मिशन क्यों जरूरी है, क्या फायदा है, क्या मिलेगा करने के बाद, क्या ये चंद्रयान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों गगनयान मिशन जो है, इसरो ने इसकी पहली जो टेस्टिंग है वो अक्टूबर में कर दी थी 2023 के। इसका एम क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें लक्ष्य जो है 3 दिवसीय के लिए होगा, 3 दिन के लिए होगा। गगनयान मिशन के लिए मनुष्यों को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना होगा, और अधिक महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी लाना है। कल ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भविष्य में मनुष्य मंगल ग्रह पर रहने के लिए जाएगा, और वो समय ज्यादा दूर नहीं है, तो उसके लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमने पहले ये सीखा कि किस तरीके से रॉकेट को भेजना है अंतरिक्ष में, उसे मून पर किस प्रकार से लैंड करवाना है, ये सारी चीज़ें सीखी। अब हम दूसरे स्टेप में ये सीख रहे हैं कि मनुष्यों को अंतरिक्ष में पहले कैसे लेके जाएं, उसके बाद उनको वापस कैसे लाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चंद्रयान 3 मिशन से अधिक चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मानव जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, बताया था उसमें कि रोबोट को भेजा जाएगा, व्योमित्र करके उसका नाम होगा। एक महिला रोबोट होगी, वो अंतरिक्ष में जाएगी, पहले रॉकेट के माध्यम से उसको वापस लाया जाएगा, और पूरा चेकिंग की जाएगी कि किस प्रकार से सारी चीज़ें काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे चंद्रमा पर रहना स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर लोग काम किया करेंगे। उसके बाद हम मंगल पर जाएंगे। तो ये अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिशन 2024 के अंत तक या फिर 2025 की स्टार्टिंग तक बताया जा रहा है कि हो जाएगा। तो अभी तक इसमें जैसे कि मैंने बताया कई सारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से एक था कि व्हीकल एबॉर्ट मिशन, क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करना था। उसके बाद ये श्रीहरिकोटा के पूर्व तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतरना था, और उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से सेना इसको खोज निकालेगी। तो ये सारे मिशन इस प्रकार से हो गए हैं। इनका जो मकसद था वो था कि सुरक्षित वापसी होनी चाहिए लोगों की। तो इस उड़ान में दोस्तों 3 हिस्से थे, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, और दूसरा था क्रू मॉड्यूल CM, और क्रू एस्केप सिस्टम CES शामिल था। उड़ान के समय जो टेस्ट व्हीकल जो रॉकेट था वो CM और CEA को ऊपर ले जाएगा। फिर एबॉर्ट जैसी परिस्थिति बनाई जाएगी। एबॉर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो अंतरिक्ष यात्री कैसे उसमें से निकलेंगे और वापस नीचे सुरक्षित आएंगे। तो इस कैप्सूल में उस समय जो गति होगी वो मैक 1.2 यानी कि 1431 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतनी ही गति में 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई से CES रॉकेट से 60 डिग्री पर अलग होगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम 594 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 17 किलोमीटर ऊपर जाना शुरू करेगा। वहां पर दोनों सिस्टम अलग होंगे। नेक्स्ट आता है कि इसमें पैराशूट कब खुलेंगे। तो क्रू मॉड्यूल जब CES से अलग होगा तब 16.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके छोटे पैराशूट खुल जाएंगे। जब कैप्सूल 2.5 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर होगा, कितना 2.5 किलोमीटर, तब इसके मुख्य पैराशूट खुलेंगे। श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग होगी, जो कि मैंने बताया, फिर उसे अपनी नौसेना ले आएगी वहां से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रू मॉड्यूल होता क्या है। 2 चीज हमने पढ़ी ना, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। एस्केप सिस्टम तो आप समझ गए होंगे कि उसमें से किस तरीके से इजेक्ट करना है, बाहर निकल जाना है, कोई भी परेशानी हो कुछ हो तो पैराशूट वगैरह खुल जाएंगे। उसके बाद है क्रू मॉड्यूल। तो ये क्या होता है कि ये उस हिस्से को कहते हैं जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये एक कैबिन की तरह होता है जिसके कई चरण होते हैं। इसमें नेविगेशन सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, हेल्थ सिस्टम और टॉयलेट सब कुछ होगा। साथ ही इसके अंदर का जो हिस्सा होगा वो उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को भी बचाएगा। TVD-1 वाहन में एक विकास इंजन का उपयोग किया गया था। इसके आगे वाले हिस्से पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम लगा था। वाहन की लंबाई 34.9 मीटर और भार 44 टन था।
यह कम कीमत में तैयार होने वाला सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। और ये रॉकेट किस किस प्रकार के होते हैं ये भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने क्रायोजेनिक इंजन का भी टेस्ट हुआ था। उसी में ये तीनों इंजन कवर किए हैं कि सॉलिड फ्यूल वाला, लिक्विड फ्यूल वाला और क्रायोजेनिक इंजन। तो ये सब तो हम अभी कर चुके हैं। इसके बाद भी और परीक्षण होने हैं, जिसमें फ्लाइट D2, D3 और D4 होने हैं। इसमें ही हम रोबोट भी भेजेंगे, जिसके बारे में मैंने बताया था। और जब हम रोबोट को सक्सेसफुली भेज के वापस सुरक्षित उतार लेंगे, उसके बाद असली मिशन होगा जिसमें हम मनुष्यों को भेजेंगे। ठीक है, आप कहोगे हमने ये सब कर लिया, अब इससे हासिल क्या हुआ? तो इससे हमें सबसे पहले तो अंतरिक्ष का जो वातावरण है उसको समझने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ ये करने वाले केवल 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। उसके बाद भारत चौथा देश बन जाएगा ये करने वाला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और भी इसके अन्य फायदे होंगे। मैं पिछले वीडियोस में अपना बहुत कुछ बता चुका हूँ कि भाई फ्यूचर बहुत ही भयानक होने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है भारत। अब कितना रोकड़ा खर्च हुआ इसमें, तो करीब 9023 करोड़ रुपए का ये बजट है। इस मिशन को करने में दोस्तों बहुत लंबा समय लग गया है। 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन एक और चीज है कि जो इसरो है वो काफी सारे मिशन पैरेलल लेकर चल रहा है। जैसे कि हमने चंद्रयान मिशन किया है, उसके साथ ही आदित्य L1 किया है, उसके बाद अभी ब्लैक होल को समझने के लिए भी हमने एक सैटेलाइट भेजा है। तो मतलब बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। कल क्या हुआ है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 4 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। तो चारों को दुनिया के सामने पेश कर दिया है और एस्ट्रोनॉट विंग दिए हैं। पीएम मोदी ने उनके नाम भी बता दिए हैं। हालांकि मैं ये बताऊं, 4 लोग जो सिलेक्ट हैं उनमें से जाएंगे 3 ही लोग। तो इनके नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। इन चारों के सिलेक्शन के लिए भी 12 लोग थे टोटल। 12 में से इन चारों को सिलेक्ट किया गया है। वैसे ये मिशन काफी जल्दी हो जाता, लेकिन बीच में कोविड आ गया, जिस कारण से हम थोड़ा सा डिले हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर से स्पीड पकड़ी है। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, जो क्रू मॉड्यूल था जिसमें वो यात्री रहेंगे, तो उनके बचाव के लिए अगर कोई भी मान लो खतरा आता है बाई चांस, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा हर एक अलग अलग परिस्थितियों में। और इन्हीं सब के लिए तो इतने टेस्ट किए गए थे कि कब कौन सी परेशानी आती है तो उसको किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है सब कुछ AI पर शिफ्ट है, तो इसमें जो भी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, जो भी गति होनी चाहिए, वो खुद ही नियंत्रित करेगा। अभी जो टेस्ट बाकी है उनमें से है एक तो गगनयान के क्रू मॉड्यूल की हाई एल्टीट्यूड टॉप टेस्ट, उसके बाद है पैड अवॉइड टेस्ट, और इसी पैड अवॉइड टेस्ट में ही क्रू एस्केप सिस्टम काम करेगा, जो रॉकेट से अलग होकर दूर गिर जाएगा और उन्हें सुरक्षित बचाएगा। साथ ही अभी टेस्ट व्हीकल का प्रोजेक्ट भी बाकी है। उसमें भी देखा जाएगा कि GSLV बूस्टर यानी कि L-40 इंजनों की जांच होनी है, क्योंकि क्रू मॉड्यूल रॉकेट के ऊपर लगाया जाएगा। यह इंजन क्रू मॉड्यूल को 10 किलोमीटर की ऊंचाई से सुरक्षित वापस लाएगा। इसकी जांच अभी बाकी है। इसके बाद ही गगनयान के 2 अगले लॉन्च होंगे। ऑर्बिटल मॉड्यूल की तैयारी के लिए हम अलग से फैसिलिटी बना रहे हैं, क्योंकि इनका अपना सर्विस मॉड्यूल होगा। इन दोनों को एक साथ असेंबल करना होगा, इसलिए अलग फैसिलिटी की जरूरत है। यहाँ पर सभी मॉड्यूल की जांच, जुड़ाव और टेस्टिंग होगी। साथ ही क्रू मॉड्यूल रिकवरी के टेस्ट चल रहे हैं। वही समुद्र में दूर गिर जाएगा तो किस तरीके से बचाना है, लेके आना है उसको। इन सब टेस्टिंग में उसका वजन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसका पूरा भार निर्भर करता है उस पॉइंट पर। उसके बाद बाहरी ढांचा है, इन सब की जांच की जाएगी। वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले मॉड्यूल अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर खुद ही घूम जाएगा, ताकि हीट शील्ड वाला हिस्सा वायुमंडल के घर्षण से यान को बचा सके। ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है दोस्तों। साथ ही ये भी देखना है कि भाई जब पानी में इतनी ऊंचाई से वो गिरेगा तो कोई चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना हो, झटका कितना आना चाहिए, वो सब भी देखा जाएगा। इसीलिए तो उसमें पैराशूट लगाए जाते हैं कि भाई, और ये भी देखा जाता है कितना पैराशूट लगाना है, कब कौन सी टाइम पे खुलना चाहिए। वो क्रू मॉड्यूल में 2 तरह के मॉनिटर लगाए जाएंगे, जो इसके नेविगेशन, एवियोनिक्स, प्रोपल्शन, लैंडिंग, पैराशूट खुलने आदि के निर्देशों को देने में मदद करेंगे। साथ ही धरती के साथ संपर्क साधने में भी ये कंप्यूटर कंसोल अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करेगा। अभी जो ये एक मानव रहित टेस्ट करने वाले हैं 1-2, उसमें ये सब देख लेंगे कि कितने मिनट में जाएंगे। मतलब 16 मिनट में अंतरिक्ष की जो निर्धारित इनकी कक्षा है उसमें पहुंच जाएंगे, और फिर जब वापस लैंडिंग करेंगे तो इसमें टोटल 36 मिनट का समय लगेगा। इसलिए तो इनको हर चीज पता होती है कितने समय में क्या होने वाला है। क्रू मॉड्यूल के नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा होगा, तो अंतरिक्ष में क्या होगा,
इसमें सोलर पैनल हैं तो वो अंतरिक्ष में इसे ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कई प्रकार के भविष्य में हो सकता है चेंजेस भी किए जाएं, इसीलिए तो टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सब कुछ देखा जाए। तो क्रू मॉड्यूल का जो व्यास है वो है डायमीटर यानी कि 11 फीट है, ऊंचाई है 11.7 फीट और वजन इसका है 3735 किलोग्राम। और जो 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो वायुसेना से रिलेटेड है, मतलब पायलट वगैरह थे। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो रशिया में हुई है, मॉस्को में। मॉस्को के मतलब नज़दीक एक शहर है, वहाँ शहर का नाम नियोजनी है और गैगरिन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में हुई है इनकी पूरी ट्रेनिंग। क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें नहीं आता भाई कि ये किस प्रकार से किया जाता है। रशिया ये पहले कर चुका है, वो भेज चुका है, इसीलिए हमने उससे ट्रेनिंग ली है। रूस से ट्रेनिंग लेने का एक फायदा और है क्योंकि 2018 में रशिया ने एक ऐसा ही मिशन किया था जिसमें कि उनका पहली बार 35 साल में पहली बार एक बूस्टर जो था उनका मतलब वो फेल हो गया। तो जिस कारण से उनको इसका भी अनुभव है कि अगर कुछ गलत होता है तो किस प्रकार से बचा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं भारत के जो कैप्टन राकेश शर्मा है वो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। 1984 में इसरो और रूस के इंटर कॉस्मिक कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। राकेश शर्मा उसमें भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। और कल्पना चावला का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इसके अलावा आपने सुनीता विलियम्स का भी नाम सुना होगा, वो भी अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतवंशी महिला थी। रूस में इनकी ट्रेनिंग 13 महीनों तक चली थी। उसके बाद अब हम नासा यानी अमेरिका में जा रहे हैं और वहां पर भी इनकी थोड़ी सी और आगे की जो भी ट्रेनिंग है वो भी होगी। वहां पर जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास में होगा ये सब। इस ट्रेनिंग में उन्हें बर्फ में, रेगिस्तान में और पानी में रहने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। और रूस का यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर वही सेंटर है जहां पर जो हमारे राकेश शर्मा जी हैं उनकी ट्रेनिंग हुई थी। इनको अधिकतर पायलट ही चुना जाता है, पायलट जो होंगे उन्हीं को इसके लिए चुना जाता है मतलब। और क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर तो हम 1G फोर्स जो है वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत तेज गति से वायुयान वगैरह उड़ाते हैं ना उनको कई गुना ज़्यादा जी फोर्स का अनुभव होता है। तो जो भी वायुयान चालक होते हैं उनको थोड़ा सा अनुभव होता है इस चीज़ का। और साथ ही जब जो रॉकेट ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाते समय भाई इन्हें 4G लोड में महसूस होगा। मतलब अगर किसी का वजन 70 किलो यहाँ पर पृथ्वी पर उसको लगता है तो अंतरिक्ष में जब वो जाएगा ना तो उसे 280 किलोग्राम का वजन महसूस होगा। और ये जो पायलट्स होते हैं ना ये 9G फोर्स का सामना भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग है भाई सब कुछ। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि महिला को क्यों नहीं चुना गया। तो जिस समय इनके चयन को लेकर बातें वगैरह चल रही थी तब भारत के पास कोई भी महिला टेस्ट पायलट नहीं थी। तो आगे आने वाले समय में महिला का चयन जरूर किया जाएगा क्योंकि अब हमारे पास महिला पायलट्स भी हैं। लेकिन इस मिशन में भी महिलाएं हैं जो वो अलग तरीके से अपना समर्थन दे रही हैं, वो नीचे से यहाँ से काम कर रही हैं इसरो में। भारत की अभी अंतरिक्ष में एक तरह से स्टार्टिंग हुई है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी आपने देखा कि बहुत सारे देश हैं जो कि हमसे पहले ही ये काम कर चुके हैं, बहुत पहले ही कर चुके हैं, तो हमें भी ऐसे बहुत सारे काम अभी करने होंगे जल्दी जल्दी। दोस्तों 2050 तक 10 लाख लोग मंगल पर रहने लग जाएंगे, पूरी कॉलोनी होगी मानवों की। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर से देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।